सो गाइस कल की सेशन में ना मार्केट में एक चीज ज्यादातर स्टॉक्स में कॉमन थी। वो क्या? गैप डाउन ओपनिंग और उसके आखिर में एक तेजी, मतलब गिरावट बहुत बड़ी और दिन के आखिर में गिरावट के साथ ही क्लोजिंग आई है। लेकिन जो गैप डाउन था उसके ऊपर आपको देखने को मिले मार्केट भी और आपके स्टॉक्स भी, मतलब गैप डाउन के ऊपर आपकी क्लोजिंग आई है। और सभी कैंडल्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स की जो कैंडल है वो आपको एक बुलिश कैंडल इंडिकेट कर रही है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप कहोगे भाई वॉर तो अभी खत्म नहीं हुई, जिस रीजन की वजह से ये बड़ा क्रैश आया है मार्केट के अंदर, वो रीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बुलिश कैंडल आने का मतलब ब्रेकआउट मिलेगा क्या यहाँ पर? अब समझते हैं। बहुत प्यार से सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो। अडानी पावर और अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। पहले एक स्केनेरियो को आप यहां पर समझो। आपने एक चीज सुनी होगी कि अब ना ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के अलावा आपने एक चीज और सुनी होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर अब आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या ज्यादातर देश अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ऑल दो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप एक चीज सुनते होगी कि साल 2030 तक इतना बड़ा प्लान है, 500 मेगावाट 500 गीगावाट तक के प्लान है इंडिया के। ये प्लान्स आप सुनते हो बहुत ज्यादा, लेकिन इस समय ऑयल के प्राइसेस बढ़ना ही एक कंसर्न नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका ऑयल का ट्रेड ये भी डिसरप्ट हो सकता है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। और आपके पास कल के दिन एक डाटा आया था मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, कि हमारे पास लगभग 74 दिन का जो है ऑयल रिजर्व अभी भी हमारे पास है। तो अगर पूरी तरह से ऑयल डिसरप्शन हो जाता है स्टिल, तब भी हमारे पास अच्छा खासा तेल है 74 दिन तक के लिए। ठीक है, ऑल्दो ट्रम्प कह चुका है कि ये लड़ाई जो है 30 दिन तक चलेगी, 4 हफ्ते और चलने वाली है। तो अगर कोई भी क्रंच आता है तो गवर्नमेंट फटाफट से आपको जाती देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। प्लान्स बनते वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो अडानी पावर या वारी एनर्जीज या आपके ग्रीन एनर्जी कंपनीज जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है ना, उनके लिए ये एक अच्छी चीज हो सकती है इन अ लॉन्ग रन और फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब जेएम फाइनेंशियल की बात आती है यहाँ पर। जेएम फाइनेंशियल, आपको पता है कि इन्होंने अपना टारगेट दिया था लगभग 180 के आसपास का अडानी पावर में। जब अडानी पावर का प्राइस था 160 के आसपास, तब इन्होंने 180 का टारगेट दिया था। लेकिन गिरावट तब से लेकर के अभी तक अडानी पावर में बनी ही हुई है। कोई ऐसा बड़े ब्रेकआउट तब से लेकर नहीं मिले हैं। अब जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि समर में आपको बढ़िया काम करता देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इन कंपनीज में आपको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी देखने को मिलते हैं, हाई यूटिलिटीज भी आपको देखने को मिलती है, डिमांड सप्लाई भी इनकी ज्यादा ही है। 200 से 215 गीगावाट की आपको इनकी डिमांड देखने को मिलती है। इवनिंग में 240 से 244 गीगावाट की आपको डिमांड देखने को मिलती है इन डे टाइम, समर के पीक में। ठीक है, तो ऐसे में अडानी पावर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि जेएम फाइनेंशियल की लिस्ट है। और ये लिस्ट बताती है मार्च से लेकर के अगस्त तक का टाइम पीरियड, यानी इस बीच में आपके कितने क्वार्टर आएंगे। आपका एक तो आ जाएगा मार्च का ही क्वार्टर आपका आ जाएगा, और एक जून का क्वार्टर भी कवर आपका हो जाता है। मतलब कि क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1, ये दो क्वार्टर्स आपके कवर यहाँ पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डिमांड बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो अडानी पावर के रिजल्ट्स भी हमको अच्छे आते देखने को मिल सकते हैं आने वाले दो क्वार्टर, मार्च का भी और साथ में आपका जून का क्वार्टर भी। ठीक है, तो ये अपडेट अडानी पावर के लिए अच्छी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को आउटरन भी कर पाएगा, क्योंकि अभी जो कंडीशन है वॉर की ना, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी पावर के लिए खराब नहीं है। ऐसा नहीं कि अडानी पावर को ही इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, बल्कि ऑल ओवर इकोनॉमीज के लिए भी ये बहुत खराब सिचुएशन इस समय है। सो अगर इकोनॉमीज पर इंपैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली आपके स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सिर्फ अडानी पावर की ही बात यहाँ पर नहीं हो रही, ऑल ओवर मार्केट की बात हो रही है, इकोनॉमीज की भी यहाँ पर बात हो रही है। सो अडानी पोर्ट का एक पोर्ट है हाइफा, इजराइल के पास में। तो अभी भी वो सिक्योर्ड है इस वॉर कंडीशन में भी, अभी भी वो ऑपरेशनल में ही है। तो पहली अपडेट ये हो जाती है अडानी पोर्ट से लेकर के पॉजिटिव। इसके अलावा अडानी ग्रीन या अडानी पावर या अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इनके लिए ये अपडेट भी और पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि अडानी ग्रुप इंडिया की लॉन्गेस्ट विंड टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये अपडेट इन सभी अडानी ग्रुप की कंपनीज के लिए भी अच्छी हो जाती है। यूएस ईरान न्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इससे सिल्वर और कॉपर और साथ में गोल्ड, इनके प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे डेफिनेटली।
मेरे हिसाब से गोल्ड 1,90,000 तो डेफिनेटली क्रॉस यहाँ पर करने वाला है। मैंने आपको 3 दिन पहले भी कहा था 1,90,000 तो इस बार क्रॉस होगा ही होगा गोल्ड का प्राइस। और फिर देखते जो भी आपके एस्केलेशन होती है फर्दर, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ना ना इक्विटी मार्केट्स के लिए थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स आपके फिर स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाते। भाई गिरते हुए मार्केट में कौन आकर के इन्वेस्ट करेगा, जब पता है कि गिरने ही वाला है, गिरता ही चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में आपकी तब आती है जब वो फाइनलिटी खत्म हो जाती है कि चलो जिस रीजन से गिर रहा था वो रीजन अब खत्म हो चुका है, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन अभी जो चांसेस दिख रहे हैं वो ये है कि कमोडिटी सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिल सकती है और इक्विटी मार्केट पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। आईसीआरए ने कंपनी में रेटिंग्स असाइन करी है, AA स्टेबल की रेटिंग रीअफर्म करी है और टोटल फैसिलिटी 69,000 करोड़ की यहां पर रखी है आईसीआरए ने अडानी पावर में। टेक्निकली बुलिश है, एमएफआई 21 का है, 42.1 का आपका सही है। एक बार इस एमएफआई को देखो, ये बुलिश आपको नजर आ रहा है, ये बुलिश एमएफआई और आरएसआई आपको ज्यादातर स्टॉक्स पर लास्ट सेशन नजर आया है। अब भाई ये बुलिश एमएफआई आरएसआई आपको इन्फोसिस विप्रो इन कंपनीज पर भी दिखा होगा लास्ट हफ्ते के अंदर। तो ये जो बुलिश एमएफआई एंड आरएसआई है ये आपको फॉल तो देख करके क्या, मतलब कि आपका मार्केट की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, लेकिन एट द एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में आपके जो टेक्निकल्स है वो आपको ओवरसोल्ड की पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे आपको एक कॉमन कैंडल देखने को मिली जो मैं वीडियो को शुरुआत में आपको बता रहा था, यहां पे ये वाली आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में ना ये एक कॉमन कैंडल नजर आई है। वैसे ये कैंडल बुलिश होती है, अगर सब चीजें बढ़िया हो ना और अचानक से एक फॉल आने के बाद ये वाली कैंडल बन जाए तो वो एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ हिम्मत जरूर रखती है। अब अडानी पावर ने लास्ट सेशन 132 के नीचे गिरावट दी, ठीक है, और 138 के पास जाकर के क्लोज हो गया। 138 और 145 आप लोगों को पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बेस है। पिछले 3 महीनों से ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर काम भी कर रहा है, 138 से 145, यानी कि ये एक बुलिश कैंडल है। अब क्या हम छोटा सा ऑप्टिमिज्म लेकर के चल सकते हैं कि वेडनेसडे के दिन जब आपका मार्केट खुले तब आपके पास 138 को क्रॉस करने के लिए कैंडल बने, लेकिन क्या वो कैंडल सस्टेन कर पाएगी? देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है वेडनेसडे के दिन मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स के अंदर ये कैंडल। क्योंकि क्या देखो एक चीज मैं आपको फिर और बताऊं, यहां पर एमएफआई से मैंने आपको बताया ज्यादातर स्टॉक्स ने अपने बेस ट्रेंड्स के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब कि बेस ट्रेंड को तोड़ा, गैप डाउन किया, उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो अप ट्रेंड के अंदर उनके बेस ट्रेंड के पास में आई है, जो कि एक्चुअली इस तरह की कंडीशन पर उन बेस को बनाता है एक रिजेक्शन। सो अगर अडानी पावर में 138 का रिजेक्शन बनता है, इसका मतलब यह है कि वेडनेसडे के दिन हमें कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकते हैं जो कि अप ट्रेंड में इंडिकेट करेगी टुवर्ड्स 140 के पास, 140 के पास में, और दिन के आखिर में आपको इंडिकेट करेगी 137 के पास में, जिसमें ऊपर की टेल लंबी होगी जो कि सेल को इंडिकेट करती है। तो ऐसी कैंडल अगर आपकी बनती है तो वहां पर ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलेंगे रादर देन इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये कैंडल आपको फिर से एक गिरावट की तरफ लेकर के जाएगी जहां पर 138 अल्टीमेटली आपका रिजेक्शन बन जाता है। तो अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई वो जो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स थे 180 190 उनका क्या होगा? यहाँ पर देखो यार सिचुएशन जिस हिसाब से चेंज होती है हमें भी उसी तरह से अडेप्ट करना पड़ता है। मार्केट का ये गेम है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैंने आप लोगों के साथ वीकेंड में कई सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करें कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए मार्केट में और किस तरह से हम अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर मान लो आपकी एंट्रीज एक हाइयर रेंज पर है और अब आप गिरते गिरते चले जा रहे हो, आप वेट करो कि वो जो रीजन है जिसकी वजह से गिरावट आ रही है एक बार वो मार्केट में से या आपके स्टॉक्स में से खत्म हो जाए। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो एवरेज करके, लेकिन एक एवरेज, ये नहीं कि हर डिप में लगे पड़े हो और आखिर में जाए कह रहे हो कंपनी ने तो भाई बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो गलती हमने करी कि हर गिरावट में लगे हुए हैं, एंट्री करे जा रहे। हम ये नहीं देख रहे कि जिन रीजन से गिरावट है एक बार वो खत्म हो जाए फिर हम एक बार में एवरेज करें और बस वो फाइनल हो एंड देन हमको एक अप ट्रेंड मिल जाए। यही डिसीजंस आपको फ्रेश एंट्रीज में लेने चाहिए, यही डिसीजंस आपको एवरेजेस में लेने चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।